हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन तैयारी क्लासेस में। और दोस्तों, आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम अपने जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेस देखने वाले हैं। मैं बता दूं आपको, यह फॉर्मूले हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि इन फॉर्मूलों के ऊपर हर एग्ज़ाम में, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं बात करूँ गेट एग्जामिनेशन की, तो 5 से 7 नंबर के क्वेश्चन हर साल इन फॉर्मूलेस पर बनते ही बनते हैं। और क्वेश्चन भी कहते हैं कैसे होते हैं, क्वेश्चन भी इजी होते हैं। हमें क्या करना होता है, वैल्यू पुट करनी होती है और हमें आंसर मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, हम क्या करेंगे, अब हम 1 बाय 1 हर फॉर्मूले को पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं आपको कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। अब आइए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला आता है हमारा किसका, वॉइड रेशियो ई का। तो वॉइड रेशियो किससे इक्वल होगा दोस्तों, ये हमारा इक्वल होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इनटू 100। दोस्तों, वॉइड रेशियो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से। और ये किससे इक्वल होता है, वीवी। वीवी क्या है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। और वीएस क्या है, वीएस हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इनटू 100। अगला फॉर्मूला आता है हमारा किसका, पोरोसिटी का। तो पोरोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ईटा से। तो पोरोसिटी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल इनटू 100। ऊपर क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, नीचे क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल। याद रखिएगा। और दोस्तों, अगर हम पोरोसिटी और वॉइड रेशियो में रिलेशन निकालें तो वो है हमारा ईटा इक्वल्स टू ई अपॉन 1 प्लस ई। ठीक है दोस्तों, अगला फॉर्मूला आता है हमारा किसका, वाटर कंटेंट का। तो वाटर कंटेंट जो हमारा वो इक्वल होता है वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड इनटू 100। अगला फॉर्मूला आता है किसका, डिग्री ऑफ सैचुरेशन का, जो कि है हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इनटू 100। दोस्तों, ये सीधे सीधे इन फॉर्मूलों पर बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के गेट क्वेश्चन देखेंगे जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग को, तो आपको हर साल लगभग इन फॉर्मूलेस पर क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। जो मैं आपको ये शुरू के 7 फॉर्मूले बता रहा हूँ, हर साल इन 7 फॉर्मूलों पर कोई ना क्वेश्चन बनता ही है। अगला फॉर्मूला किसका आता है, हमारा एयर कंटेंट एसी का। तो एयर कंटेंट दोस्तों किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड इनटू 100। अगला फॉर्मूला आता है किसका, परसेंटेज एयर वॉइड्स। और दोस्तों इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं परसेंटेज एयर कंटेंट। और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ईटा ए से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम इसे, ईटा ए से, जो कि होता है हमारे दोस्तों किसके इक्वल, वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल इनटू 100। दोस्तों, परसेंटेज एयर कंटेंट या परसेंटेज एयर वॉइड, ये हम इसे और क्या लिख सकते हैं, इक्वल्स टू पोरोसिटी यानी ईटा इनटू एसी। और एसी क्या है, एसी है हमारा एयर कंटेंट। अगला फॉर्मूला आता है किसका, हमारा यूनिट वेट ऑफ सॉइल, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, गामा से। तो ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है वेट ऑफ सॉइल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। दोस्तों हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं गामा इक्वल्स टू रो जी। दोस्तों ये रो क्या है, ये होती है हमारी डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक, ये हम कह सकते हैं डेंसिटी ऑफ हमारी सॉइल। अगर हम गामा डब्ल्यू निकालेंगे तो डेंसिटी ऑफ वाटर हो जाएगी। और अगर हम सॉइल का निकाल रहे हैं यूनिट वेट, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा डेंसिटी ऑफ सॉइल हो जाने वाली है। ठीक, तो अगला फॉर्मूला आता है हमारा किसका, रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं आईडी से। ये हमारा होता है किसके इक्वल, ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। दोस्तों यहाँ से ई से मीन क्या है, ई से हमारा मीन हम जानते हैं वॉइड रेशियो, हमने अभी ऊपर ही देखा है। अब दोस्तों आते हैं हमारे कुछ डायरेक्ट फॉर्मूले जो हमें डायरेक्ट रिजल्ट देते हैं। ये हमारे गेट एग्जामिनेशन पर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चन बने हुए हैं। तो पहला फॉर्मूला आता है हमारा क्या, डब्ल्यू जी इक्वल्स टू एस सी। डब्ल्यू क्या है यहाँ पर, डब्ल्यू वाटर कंटेंट, जी क्या है, जी है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी, एस क्या है, एस है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ई क्या है, ई है हमारा वॉइड रेशियो। अगला फॉर्मूला आता है क्या, गामा इक्वल्स टू जी प्लस एस सी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। अगला फॉर्मूला आता है क्या, गामा डी इक्वल्स टू गामा अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू। यहाँ दोस्तों गामा डी क्या है, गामा डी है ड्राई यूनिट वेट। होता क्या है, अगर हम ड्राई सॉइल का यूनिट वेट निकालें, यहाँ हमने देखा था क्या, यूनिट वेट ऑफ सॉइल। अगर ड्राई यूनिट बोला होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेट ऑफ सॉलिड ले लेंगे अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ले लेंगे। अगर हम पे यहाँ पे क्या पूछा होगा, अगर हमसे पूछा होगा सैचुरेटेड यूनिट वेट यानी गामा सैचुरेटेड, जो ये दे रखा है हमें, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी सॉइल गीली होगी उसका वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल ले लेंगे। तो इसी तरीके से फॉर्मूले हमारे चेंज होते रहते हैं। हमें क्या करना है, फॉर्मूले यही रहते हैं, बस क्या होता है, वैल्यू चेंज होती रहती हैं। ठीक, तो गामा डी इक्वल्स टू गामा अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू। अगला फॉर्मूला आता है हमारा गामा समझ यानी जो मिट्टी हमारी पानी के अंदर है उसका यूनिट वेट क्या होगा, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। गामा डब्ल्यू क्या है, गामा डब्ल्यू होता है हमारा क्या, यूनिट वेट ऑफ वाटर।
अगला फॉर्मूला हमारा क्या, गामा डी इक्वल टू 1 माइनस ईटा ए जी गामा डब्ल्यू अपन 1 प्लस डब्ल्यू जी। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी यूनिट हम जानते हैं कि गामा डी क्या हमारा ड्राइव यूनिट वेट, एन ए क्या परसेंटेज एयर वेट, या हम कह सकते हैं परसेंटेज एयर कंटेंट, जी क्या है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड, गामा डब्ल्यू क्या है यूनिट वेट ऑफ वाटर, डब्ल्यू क्या है वाटर कंटेंट, जी क्या फिर से स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड, या हम कह सकते हैं सॉलिड, या हम कह सकते हैं पार्टिकल्स। अब आता है हमारा क्या, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। तो उससे कोफिशिएंट ऑफ यूनिटी किसके इक्वल होता है, ये हमारा इक्वल होता है D60 अपॉन D10। तो यहाँ पर D60 क्या है, D60 हमारा उस सीव का डायमीटर है जिसमें से हमारे 60% पार्टिकल क्या होते हैं, सॉइल के पार्टिकल पास हो जाते हैं, या हम कह सकते हैं 60% पार्टिकल फाइन होने वाले हैं। D10 क्या है दोस्तों, D10 हमारी उस सीव का साइज होने वाला है जिसमें से क्या 10% हमारे जो पार्टिकल है वो पास हो जाते हैं, हम कह सकते हैं 10% जो पार्टिकल है वो हमारे फाइन हैं। तो दोस्तों इसकी हमें डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है, अगर हमारा सी यू ग्रेटर देन दोस्तों 60 नहीं है, क्या ये 6 है, यहाँ पर भी ये 6 है। अगर हमारा कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ग्रेटर देन 6 होगा तो जो सॉइल होती है हमारी वो कैसे होती है, वो होती है हमारी वेल ग्रेडेड सॉइल। अगर यही ये कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी हमारा लेस देन 6 होगा तो हमारी सॉइल कैसे होने वाली है, हमारी सॉइल होती है पुअरली ग्रेडेड सॉइल। अगर ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी अगर 4 से बड़ा है यानी ग्रेटर देन दोस्तों 4 से छोटा है तो क्या होगी, तो होगी हमारी पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल। अगर ये कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी हमारा 4 से बड़ा है तो क्या होगी, तो होगा हमारा वेल ग्रेडेड ग्रेवल। ठीक, जहाँ पर 6 से और 4 से बड़ा तो क्या वहाँ वेल, और जहाँ 6 से और 4 से छोटा वहाँ क्या, वहाँ पुअर। ठीक, अगला फॉर्मूला आता है हमारा किसका, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर दोस्तों, जो कि होता है हमारा किसके इक्वल, सी सी इक्वल टू D30 स्क्वायर अपॉन D10 इंटू D60। दोस्तों D10 और D60 में आपको बता चुका हूँ क्या होता है, D30 क्या होता है ये जान लीजिए। तो D30 हमारा उस सीव का साइज होने वाला है जिसमें से हमारे 30% सॉइल के पार्टिकल क्या होंगे, पास हो जाएंगे। हम कह सकते हैं 30% पार्टिकल कैसे होने वाले हैं, फाइन होने वाले हैं। ठीक, जैसे मैं ऊपर वेल ग्रेडेड ग्रेवल और वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए वैल्यू दी गई थी, ऐसी हमें कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर के लिए दे रखी है। अगर हमारा कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर 1 और 3 के बीच में लाया करता है यानी 1 से 3 के बीच में है तो जो सॉइल होगी हमारी वो कैसे होने वाली है, वो होती है हमारी वेल ग्रेडेड सॉइल। और वहीं कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर हमारा क्या है, ग्रेटर देन 3 है और हम कह सकते हैं लेस देन 1 है, तो ये कैसी होगी, ये होगी हमारी पुअरली ग्रेडेड सॉइल। ठीक, अब आता है हमारा अगला फॉर्मूला जो कि है सेडिमेंटेशन एनालिसिस का। मैं बता दूं आपको कि ये फॉर्मूला हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। होता क्या है कि ये फॉर्मूला हमारा एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में भी यूज़ हुआ है, तो हर साल इस फॉर्मूले पर, हर साल तो नहीं लेकिन हर 2 या 3 साल में हमारे गेट एग्जामिनेशन में इस फॉर्मूले पर क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो इसलिए ये फॉर्मूला हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये फॉर्मूला हमारा क्या, वीएस क्या है, वीएस होती है हमारे पार्टिकल की सेटलिंग वेलोसिटी। अगर मान लीजिए हमारे पार्टिकल किसी पानी में है और किसी वेलोसिटी से वो सेटल कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी, वो उसकी कहलाएगी सेटलिंग वेलोसिटी, और उसे हम कहते हैं क्या, वीएस। तो वीएस इक्वल टू G-1 गामा डब्ल्यू डी स्क्वायर अपॉन 18 म्यू। वीएस इक्वल टू G-1 गामा डब्ल्यू डी स्क्वायर अपॉन 18 म्यू, जिसमें जी क्या है, जी हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पार्टिकल, गामा डब्ल्यू क्या है यूनिट वेट ऑफ वाटर, डी क्या है, डी होने वाला है हमारा साइज ऑफ पार्टिकल। जिस साइज के पार्टिकल की हम सेटलिंग वेलोसिटी देखने वाले हैं वो होता है हमारा क्या, डी। यहाँ पर म्यू क्या है, म्यू है हमारा डायनेमिक विस्कोसिटी। अब अगला फॉर्मूला आता है हमारा किसका, परसेंटेज फाइननेस। तो परसेंटेज फाइननेस हमारा इक्वल टू किसके इक्वल होता है, कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल हैविंग साइज इक्वल टू और स्मॉलर देन गिवन साइज अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ टोटल पार्टिकल इनटू 100। ठीक है दोस्तों, अब आता है अगला फॉर्मूला किसका, फ्लो इंडेक्स यानी IF। तो दोस्तों क्या होता है, हमें फ्लो इंडेक्स का एक कर्व दे रखा होता है। आपको क्या दे रखा होगा, आपको फ्लो इंडेक्स का कर्व दे रखा होगा जिसमें वो किसके बीच में बनता है, ये हमारा एक कर्व इस तरीके से होगा। यहाँ हमारा किसका होगा, वाटर कंटेंट होगा, यहाँ पर क्या होगा हमारा लॉग, यहाँ पर होता है हमारा क्या, लॉग n। यहाँ पर बेस में क्या होगा दोस्तों, बेस में होगा 10। बेस में क्या होगा दोस्तों, बेस में होता है हमारा 10। यहाँ बेस क्या है दोस्तों, यहाँ बेस में होता है हमारा 10। तो फ्लो इंडेक्स IF इक्वल टू W1 माइनस W2 अपॉन लॉग N2 अपॉन N1। दोस्तों बता दूं आपको, यहाँ पहले W1 फिर W2, यहाँ पहले N2 यहाँ फिर N1। ठीक, सीधे सीधे फॉर्मूला बनता है, सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है। वाटर कंटेंट दे रखे होंगे तो, और क्या होगा, नंबर ऑफ ब्लोज दे रखे होंगे। N क्या है, N होता है हमारा नंबर ऑफ ब्लोज। सीधे सीधे दे रखे होंगे, फॉर्मूले वैल्यू पुट करनी है, आंसर मिल जाएगा।
अगला फॉर्मूला होता है हमारा किसका, प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है हमारा, आईपी इक्वल्स टू लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो उससे एल क्या है, लिक्विड लिमिट, पी क्या है, प्लास्टिक लिमिट, डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी। अगला फॉर्मूला आता है हमारा किसका, लिक्विडिटी इंडेक्स। तो लिक्विडिटी इंडेक्स हमारा किसके इक्वल होता है, हमें से पहले बात तो रिप्रेजेंट करते हैं किससे, आई एल से। और ये जो हमारा होता है इक्वल किसके होता है, डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू पी अपन डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी। यहाँ क्या दोस्तों, डब्ल्यू है हमारा नेचुरल वाटर कंटेंट, डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू होता है नेचुरल वाटर कंटेंट, डब्ल्यू पी क्या है, प्लास्टिक लिमिट, और डब्ल्यू एल क्या है, डब्ल्यू एल है हमारा लिक्विड लिमिट, जैसे कि हमने यहाँ लिख रखा है। ठीक, अब आता है अगला फॉर्मूला जो किसका है, वो है हमारा कंसिस्टेंसी इंडेक्स, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, आईसी से, जो कि हमारा होता है इक्वल किसके, डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी। डब्ल्यू एल फिर से वही है, क्या है, लिक्विड लिमिट, डब्ल्यू क्या है, नेचुरल वाटर कंटेंट, और डब्ल्यू पी क्या है, प्लास्टिक लिमिट। और दोस्तों मैं बता दूं आपको कि आई एल और आई सी में एक रिलेशन है जो कि है आई सी प्लस आई एल इक्वल्स टू 1। आप दोनों को इक्वेट करके देखिएगा, आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। अब आता है हमारा क्या, सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एस से। तो सेंसिटिविटी होता क्या है कि भाई अगर हमने अपनी सॉइल को टच विच किया, या हम अपनी सॉइल को क्या यहाँ से खोद कर दूसरी जगह ले गए टेस्टिंग के लिए, तो होता क्या है, सॉइल अपनी प्रॉपर्टीज़ को लूज कर देता है, वही क्या कहलाता है, उसकी सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी इज इक्वल्स टू UCS ऑफ अनडिस्टर्ब सॉइल अपॉन UCS ऑफ रिमोल्डेड सॉइल। यहाँ पर UCS क्या है, UCS होता है हमारा अनकंफाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। हुआ क्या, यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह मिट्टी को ले जाएंगे तो हुआ क्या, तो अपनी स्ट्रेंथ वो कुछ ना कुछ लूज कर देगा, वही कहलाता है उसकी सेंसिटिविटी। अगला आता है हमारा क्या, टफनेस इंडेक्स। टफनेस इंडेक्स किसके इक्वल होगा दोस्तों, हमारे इक्वल होगा IT के, और ये होता किसके इक्वल है, IP अपन IF, जिसमें IP क्या है, IP है हमारा प्लास्टिसिटी इंडेक्स, जो हमने अभी ऊपर देखा था, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। और IF क्या होता है, IF होता है हमारा फ्लो इंडेक्स, जो कि हम ऊपर देख चुके हैं, जो कि था W2 माइनस W1 अपॉन लॉग N1 अपॉन N2। ठीक, जिसमें लॉग बेस कौन चाहिए, लॉग का बेस होना चाहिए 10। तो टफनेस इंडेक्स IT इक्वल्स टू IP अपॉन IF। अगला फॉर्मूला आता है हमारा किसका, परमिएबिलिटी। तो परमिएबिलिटी में पहली बात तो ये समझ लीजिए आप, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, आई से, जो कि हमारा होता है किसके इक्वल, डेल्टा H अपॉन L, जिसमें दोस्तों डेल्टा H क्या है, डेल्टा H होता है हमारा हेड लॉस। तो ये हेड लॉस जो है हमारा क्या है दोस्तों, हमारा टोटल हेड लॉस है। ये हेड लॉस क्या है यहाँ पर हमारा, ये हेड लॉस जो है वो हमारा टोटल हेड लॉस है। और L क्या होता है, L होता है हमारा लेंथ ऑफ फ्लो, या हम कह सकते हैं हमारी लेंथ ऑफ सॉइल। ठीक, अब आता है परमिएबिलिटी में जो मेन चीज़ है वो है डार्सी लॉ। जो जब भी हमारा मान लीजिए लेमिनार फ्लो दे रखा हो, तो हमारा एक लॉ दे रखा है जो है हमारा डार्सी लॉ, जो कि है कि जो हमारा V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, I के। V हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, I के। और V क्या है यहाँ पर दोस्तों, V होता है हमारा डिस्चार्ज वेलोसिटी, और I तो हम जानते हैं क्या है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो वेलोसिटी V इक्वल्स टू के आई। के क्या है यहाँ पर, के हमारा कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी। अगला फॉर्मूला आता है हमारा किसका, VS। VS क्या है दोस्तों, VS होती है हमारी सीपेज वेलोसिटी। ये V यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वाली वेलोसिटी हमारी वो वेलोसिटी होती है जो सॉइल के अंदर से पानी की वेलोसिटी होगी, और VS यानी सीपेज वेलोसिटी हमारी वो वेलोसिटी होने वाली है जो सॉइल के अंदर वॉइड्स होते हैं उनके अंदर से हमारी वेलोसिटी। तो ये किसके इक्वल होगा, VS इक्वल्स टू V अपॉन N। V ये यहाँ पर क्या है, डिस्चार्ज वेलोसिटी, और ये N नहीं दोस्तों क्या है, ईटा। ईटा क्या होता है हमारा, पोरोसिटी। ठीक, तो यहाँ पर के क्या है, ये था हमने बताया था कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी। ऐसे ही हमारा VS इक्वल्स टू होता है KSI, जिसमें KS क्या है, KS होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ परकुलेशन। ठीक, अब क्या हो रखा है कि हमें कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी निकालने के अलग अलग फॉर्मूलेस दे रखे हैं। पहला फॉर्मूला है कि अगर हमारा जो फ्लो जो हो वो पैरेलल हो, पैरेलल टू द लेयर्स ऑफ सॉइल हो, तो उसमें क्या होगा, पहली बात तो हम स्ट्रेटिफाइड सॉइल के लिए यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए हमारी सॉइल क्या हो, इस तरीके से लेयर में हो, हमारी सॉइल क्या है, इस तरीके से लेयर में हो, उनके लिए हमें के इक्विवेलेंट यानी कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला दे रखा है, जो कि अगर हमारा फ्लो है पैरेलल हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा हमारा, K1Z1 प्लस K2Z2 प्लस K3Z3 सो वन अपॉन Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, जिसमें K1 K2 K3 क्या है दोस्तों, ये हमारी सॉइल के कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी हैं, और Z1 Z2 Z3 क्या है, ये थिकनेस ऑफ सॉइल लेयर है। ठीक, अगला फॉर्मूला आता है हमारा क्या, व्हेन फ्लो अकर्स नॉर्मल टू नंबर ऑफ लेयर्स। अगर मान लीजिए ये क्या है, ये हमारी लेयर्स हैं, और जो फ्लो हमारा कुछ इस तरीके से ऊपर से फ्लो आ रहा हो पानी का, इस तरीके से यहाँ से, और इस केस में क्या था, यहाँ से पानी आ रहा है। ठीक, तो के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है हमारा यहाँ क्या, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अपॉन Z1
अपॉन K1 प्लस Z2 अपॉन K2 प्लस Z3 अपॉन K3 एंड सो ऑन। अब उसमें होता क्या है कि हमें परमेबिलिटी चेक करने के लिए दो टेस्ट दिए गए हैं, उन्हें हम फील्ड टेस्ट भी कहते हैं। क्यों कि जो दोनों टेस्ट हुए हम फील्ड में जाकर करते हैं। तो पहला टेस्ट क्या है, कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट, जिसका फॉर्मूला होता है हमारा K इक्वल्स टू वी एल अपॉन ए डेल्टा एच टी, जिसमें V क्या है दोस्तों, V है हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉइल, L क्या है, L है हमारा लेंथ ऑफ सॉइल, A क्या है, A है हमारा एरिया, डेल्टा H क्या है, डेल्टा H हमारा हेड लॉस, और T क्या है जितने टाइम में हमारा पानी फ्लो कर जाएगा। तो दोस्तों मैं बता दूं ये फॉर्मूला जो हम यूज़ करते हैं वो किस सॉइल के लिए करते हैं, हम यूज़ करेंगे अपनी कोर्स सॉइल के लिए। यहाँ C कौन सी सॉइल है, C है हमारी कोर्स सॉइल। अगला फॉर्मूला आता है हमारा किसका, फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट। तो उससे हमारा किसके इक्वल होगा, K इक्वल्स टू 2.303 AL अपॉन AT लॉग बेस 10 H1 अपॉन H2। तो उससे ये फॉर्मूला पहली बात तो किसके लिए होने वाला है, फॉर्मूला होने वाला है हमारा फाइन सॉइल के लिए। इसमें भी क्या कर रहे हैं, हम कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी निकाल रहे हैं हम अपना। तो ये 2.303 स्मॉल ए क्या है दोस्तों, ये होता है हमारा एरिया ऑफ स्टैंड पाइप। हम एक स्टैंड पाइप लगाते हैं उसका एरिया। एल क्या है, एल है लेंथ ऑफ सॉइल। कैपिटल ए क्या है दोस्तों, कैपिटल ए होता है हमारा एरिया ऑफ सॉइल। और टी क्या है, टी होने वाला है हमारा टाइम। यहाँ पे एच क्या है दोस्तों, H1 हमारी पहली हाइट होने वाली है, H2 होने वाली हमारी क्या, दूसरी हाइट। आपको क्वेश्चन में वैल्यू गिवन रहेंगे, आपको क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और आपको आंसर आपका मिल जाएगा। आप प्रीवियस ईयर में भी देख सकते हैं। अगला फॉर्मूला आता है हमारे किसका, टोटल स्ट्रेस। टोटल स्ट्रेस को पहले मान लीजिए हम किससे रिप्रेजेंट करें, सिग्मा से। टोटल स्ट्रेस होता क्या है कि हमारी सॉइल पर जितना भी प्रेशर आ रहा है, हो सकता है पानी की वजह से आ रहा हो सकता है आपने कोई अलग लोड लगा रखा हो सकता है आपके कि सॉइल के ऊपर खुद का लोड हो एक। तो जितना भी टोटल लोड होगा हमारी सॉइल पर, स्ट्रेस होगा, उसे हम कहेंगे टोटल स्ट्रेस। एक अगला स्ट्रेस आता है क्या, पोर वाटर स्ट्रेस। होता क्या है कि पानी एक अपना अलग प्रेशर लगा रहा होता है सॉइल पर, उसे हम किससे लिखते हैं, उसे हम लिखते हैं गामा WZ। तो जो हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस आएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इफेक्टिव स्ट्रेस, याद रखिएगा, जो हमारा किसके इक्वल होगा, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर के। ठीक, अब आता है हमारा सीपेज एनालिसिस। तो सीपेज एनालिसिस ये परमेबिलिटी की तरह ही है, थोड़ा थोड़ा। होता क्या है कि हमारी सॉइल के अंदर से वाटर फ्लो कर रहा होगा, तो जब हमारी सॉइल के अंदर से वाटर फ्लो करता है तो वो क्या करता है, सॉइल पे एक फोर्स डालता है। जब ये वाटर हमारा सॉइल के अंदर से फ्लो करेगा, एक सॉइल पे प्रेशर डालेगा, उसे हम कहेंगे सीपेज प्रेशर, जो कि हमारा होगा किसके इक्वल, H गामा W के इक्वल। ठीक, अब दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो हमारा जो फ्लो है वो डाउनवर्ड हो, या फ्लो है हमारा जो ऊपर हो। अगर जो फ्लो हमारा मान लीजिए डाउनवर्ड है तो उसमें क्या होगा, इफेक्टिव स्ट्रेस हमारा बढ़ जाएगा, और उसमें क्या होगा, उसमें IH गामा W ऐड हो जाएगा। ठीक, अगर हमारा क्या है, अपवर्ड फ्लो कंडीशन है, अगर हमारी अपवर्ड फ्लो कंडीशन है तो क्या होगा, हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें जो हमारा सीपेज प्रेशर है वो क्या होगा, वो माइनस हो जाएगा। और उससे गामा समझ के हमने वैल्यू लिख रखी है, क्या, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा W होता क्या है, यहाँ पर हमारी सॉइल कैसी होती है, सैचुरेटेड होती है, तो हम क्या लेते हैं, गामा समझ लेते हैं। जब आप इफेक्टिव स्ट्रेस के क्वेश्चन लगाएंगे तो आप समझ जाएंगे। अब आता है हमारे क्या, सिग्मा बेस। ये हमें क्या निकाला है, जो हमारी सॉइल के बेस पर है, जो इफेक्टिव स्ट्रेस लगने वाला है, ये हमारे वो दोनों होने वाले हैं। ये हमारी किस कंडीशन में, डाउनवर्ड कंडीशन में, ये वाला डाउनवर्ड कंडीशन में, ये वाला किस में, ये हमारी अपवर्ड कंडीशन में। ठीक, अब मान लीजिए जो हमारा अपवर्ड फ्लो कंडीशन हो, उसमें क्या हो कि जो हमारा बेस पर इफेक्टिव स्ट्रेस हो रहा हो वो जीरो हो रहा हो। अगर बेस पे हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हो जाए तो इस केस में जो हमारा आई यानी क्या है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारा इक्वल हो जाएगा क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के। और दोस्तों जब हमारा ये इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हो जाएगा तो इसे कंडीशन में कहते हैं क्विकसैंड कंडीशन, या इसे हम कहेंगे पाइपिंग फेलियर, या इसे हम कहेंगे क्या, सैंड बॉइलिंग। ठीक, तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हम इसको जीरो ले लेंगे गामा बेस को, और जब इन्हें इक्वस टू, इस इक्वेशन को इक्वस टू जीरो पुट करेंगे, जब इसे सॉल्व करेंगे हमें एक फॉर्मूला मिलता है क्या, गामा समझ अपॉन गामा W। आई सी इक्वस टू गामा समझ अपॉन गामा W, जब इसे हम सॉल्व करते हैं फॉर्मूला मिलता है क्या, G-1 अपॉन 1 प्लस E। ठीक है दोस्तों, ये हमें फॉर्मूला मिलने वाला है। आई सी इक्वस टू G-1 अपॉन 1 प्लस E, हमें फॉर्मूला मिलने वाला है। फिर आता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। दोस्तों फैक्टर ऑफ सेफ्टी किसके इक्वल होगा, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट अपॉन हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के। और दोस्तों मैं बता दूं आपको, इसकी वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर देन होनी चाहिए, यानी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो हमारी सेफ कंडीशन है, इक्वस टू 1 होगी फैक्टर ऑफ सेफ्टी की तो क्रिटिकल कंडीशन है। अगर इसकी वैल्यू लेस देन 1 होगी तो क्या होगा, इसका मीन अनसेफ कंडीशन, आपको छोड़ के निकल लेना चाहिए उस जगह से। ठीक, अगला आता है फ्लोनेट। फ्लोनेट में क्या हम करते हैं दोस्तों, फ्लोनेट में हम निकालते हैं अपना सीपेज डिस्चार्ज।
फ्लोनेट में हम क्या करेंगे दोस्तों, फ्लोनेट में हम सीपेज डिस्चार्ज निकालेंगे। हमें क्या होगा, फ्लोनेट की इक्वेशन दे रखी होती है इन द फॉर्म ऑफ लाप्लास इक्वेशन। ये दोनों ही लाप्लास इक्वेशन है। पहले हम देखते हैं किसके लिए, एन आइसोट्रॉपिक सॉइल। याद रखिएगा एन आइसोट्रॉपिक सॉइल हमारी वो सॉइल होती है जिसमें सॉइल की प्रॉपर्टीज हमारी सेम नहीं होंगी हर डायरेक्शन में। ठीक, तो अगर हमारी एन आइसोट्रॉपिक सॉइल होगी तो हमारी फ्लोनेट की इक्वेशन क्या होगी, के एक्स डी टू एच अपन डी एक्स टू प्लस के वाई डी टू एच अपन डी वाई टू इक्वस टू जीरो। अगर वही मान लीजिए हमें कैसी सॉइल दे रखी है, आइसोट्रॉपिक सॉइल दे रखी है, तो आइसोट्रॉपिक सॉइल हमारी वो सॉइल होती है जिसकी हर डायरेक्शन में सॉइल की प्रॉपर्टी कैसे होती है, सेम होती हैं। तो इसके लिए लाप्लास इक्वेशन होती है हमारी क्या, डी टू एच अपन डी एक्स टू प्लस डी टू एच अपन डी वाई टू इक्वस टू जीरो। जैसे कि हम देख सकते हैं हमने लिख रखा है के एक्स इक्वस टू के वाई। अब आता है डिस्चार्ज। फ्लोनेट में डिस्चार्ज क्या होता है, हमने देखा कि फ्लोनेट में क्या करते हैं, हम सीपेज डिस्चार्ज निकालते हैं। तो सीपेज डिस्चार्ज क्यू क्या है, क्यू है दोस्तों हमारा डिस्चार्ज। तो सीपेज डिस्चार्ज की वैल्यू क्या होगी, के डेल्टा एच एन एफ अपन एन डी, जिसमें के क्या है, के हमारा कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। दोस्तों ये फॉर्मूला जो है, पहली बात ये आइसोट्रॉपिक सॉइल के लिए है। ये फॉर्मूला जो हमने दिया है किसके लिए, ये आइसोट्रॉपिक सॉइल के लिए है। तो के डेल्टा एच इंटू एन एफ अपन एन डी, जिसमें डेल्टा एच क्या है, हेड लॉस होता है हमारा, टोटल हेड लॉस। एन एफ क्या होता है, एन एफ होता है हमारा नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स, और एन डी क्या है, एन डी हमारा नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल चैनल। अगर वही हमें एन आइसोट्रॉपिक सॉइल दे रखी होगी तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जो कि है डिस्चार्ज इक्वल्स टू के इक्विवेलेंट इंटू डेल्टा एच अपॉन एन एफ डी, जिसमें के इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, अंडर रूट के एक्स के वाई। ठीक, अब आता है हमारा अगला फॉर्मूला किसका, ओवर कंसोलिडेशन रेशियो। दोस्तों इसे हम किसे लिखते हैं, इसे हम लिखते हैं ओसीआर, जो कि होता है हमारा सिग्मा पास्ट अपॉन सिग्मा प्रेजेंट। अगर यही ओसीआर की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 1 होगी तो हमारी सॉइल कैसी होगी, ओवर कंसोलिडेटेड क्ले, और इसे हम कैसे कह सकते हैं, ओसीसी। अगर वही ओवर कंसोलिडेटेड रेशियो की वैल्यू हमारी लेस देन 1 या इक्वल टू 1 हुई तो हमारी सॉइल कैसी होती है, हमारी सॉइल होती है नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले। अगर फॉर्मूला आता है हमारा किसका, कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एवी से, जो कि हमारा इक्वल होता है किसके, डेल्टा ई अपॉन डेल्टा सिग्मा बार। यहाँ पे सिग्मा बार क्या है, हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस, और ई क्या है, ई होता है हमारा वॉइड रेशियो। ठीक, अगर फॉर्मूला आता है हमारे किससे, कंप्रेशन इंडेक्स का, जो कि होता है हमारा किससे इक्वल, ई नॉट माइनस ई वन अपॉन लॉग बेस 10 सिग्मा नॉट बार प्लस सिग्मा और डेल्टा सिग्मा अपॉन सिग्मा नॉट बार, जिसमें सिग्मा बार क्या है दोस्तों, ये फिर से वही, ये हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस होने वाला है। कम रिकम्प्रेशन इंडेक्स का भी फॉर्मूला सेम रहता है, बस इनकी वैल्यू में क्या होता है, डिफरेंस होता है। याद रखिएगा जो हमारी रिकम्प्रेशन इंडेक्स की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, 1/5 टू 1/10 ऑफ सीसी होगी। यानी सीसी हमेशा ग्रेटर देन रहेगा किससे, सी आर से। दोस्तों ये द्वारा आ गए पे। अब आता है हमारा अगला फॉर्मूला किसका, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी वी से। हमें तेरेज़ाई की 1 डायमेंशनल इक्वेशन दी गई थी फॉर प्राइमरी कंसोलिडेशन, उससे हमें क्या मिला है, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, जो कि हमारा किससे इक्वल होता है, सी वी इक्वल्स टू के 1 प्लस ई नॉट अपॉन ए वी गामा डब्ल्यू, जिसमें के क्या है दोस्तों, के होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, ई नॉट क्या है, ई नॉट होता है हमारा इनिशियल वॉइड रेशियो, ए वी क्या है, ए वी हमारा कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, और गामा डब्ल्यू क्या है, गामा डब्ल्यू होता है हमारा यूनिट वेट ऑफ वाटर। ये सारी चीज़ें हम ऊपर ही देख चुके हैं। तो होता क्या है, हम ए वी अपॉन 1 प्लस ई नॉट को क्या ले लेते हैं, एम वी, और एम वी क्या होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी। एम वी क्या है, एम वी हमारा कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी। जब ए वी अपॉन 1 प्लस ई नॉट, ये एम वी लिखेंगे इस फॉर्मूले में, हम ये वैल्यू और हम इसमें लिखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा फॉर्मूला, सी वी इक्वल्स टू के अपॉन एम वी गामा डब्ल्यू। ठीक, अगला फॉर्मूला आता है हमारे किसका, टाइम वेक्टर टीवी। टीवी क्या बताता है, टीवी बताता है हमारा कि हमारी जो सॉइल होती है, वो कितनी देर में कंसोलिडेशन होने वाला है, यानी उसका कितना कंसोलिडेशन होने वाला है। तो जिसका फॉर्मूला हमारा है टीवी इक्वल्स टू सी वी टी अपॉन डी स्क्वायर। पहला फॉर्मूला तो ये हो गया। अगला फॉर्मूला आता है टीवी का क्या, टीवी इक्वल्स टू पाई बाई 4 यू स्क्वायर। यहाँ यू क्या है, यू होता है हमारा डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, यानी हमारी सॉइल कितनी कंसोलिडेटेड हो चुकी है। याद रखिए ये फॉर्मूला हम अपना जब भी यूज करेंगे जब हमारा यू जो है वो किससे लेस देन 0.6 हो। अगर हमारा डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन ग्रेटर देन 0.6 हो तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, टाइम फैक्टर का हमारा फॉर्मूला होगा माइनस 0.9332 लॉग बेस 10 1 माइनस यू माइनस 0.0852 के। ठीक, ये फॉर्मूला हमने दे रखे हैं, आपको याद कर लीजिएगा।
अगला फॉर्मूला आता है हमारे इसका कंसोलिडेशन सेटलमेंट, जो कि हमारा होता है इक्वल किसके, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन 1 प्लस ई नॉट एच नॉट के। ठीक है दोस्तों, किसका फॉर्मूला, ये हमारा सेटलमेंट का फॉर्मूला, जिसमें एच नॉट क्या है, इनिशियल थिकनेस, जो हमारी शुरुआत में हमारी सॉइल की थिकनेस थी। डेल्टा एच क्या है, ये सेटलमेंट हमें निकालना होता है। डेल्टा ई क्या होता है दोस्तों, ये होता है हमारा चेंज इन वॉइड रेशियो, और ई नॉट क्या है, ई नॉट है हमारा इनिशियल वॉइड रेशियो। मैं बता दूं दोस्तों आपको कि हम सेटलमेंट के और भी फॉर्मूले बना सकते हैं, किसके बेसिस पर, जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे। अगर यहाँ 1 प्लस ई नॉट है और यहाँ भी क्या है 1 प्लस ई नॉट है, तो क्या कर सकते हैं, वैल्यू को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम सेटलमेंट के और भी फॉर्मूले बना सकते हैं। अगला फॉर्मूला आता है हमारे किसका, सी स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, जो कि हमारा किसके इक्वल होगा, टाउ एफ इक्वल टू सी प्लस सिग्मा एन 10 फाइव के, जिसमें सी क्या होता है, सी होता है हमारा कोइजन। कोइजन क्या है दोस्तों, सॉइल के अंदर अपना एक खुद का आकर्षण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कोइजन। सिग्मा एन क्या है दोस्तों, सिग्मा एन होता है हमारा टोटल नॉर्मल स्ट्रेस जो हमारी सॉइल पे लग रहा है। फाई क्या है दोस्तों, फाई होता है हमारा इंटरनल फ्रिक्शन का एंगल, क्या कह सकते हैं हमसे, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, यहाँ पे ये लिख रखा है। टाउ एफ क्या है दोस्तों, ये होती है हमारी शियर स्ट्रेंथ सॉइल की, जो शियर फेलियर के अगेंस्ट लगती है। अगर इतना शियर स्ट्रेस हमारी सॉइल पे लग जाए, टाउ एफ जितना, तो जो हमारी सॉइल क्या होगी, वो हमारी सॉइल शियर फेलियर हो जाएगा सॉइल का। अब आते हैं क्या, हमारी मान लीजिए हमारी सॉइल पे क्या लग रहे हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेस लग रहे हैं। मान लीजिए सिग्मा 1 क्या है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है, और सिग्मा 3 क्या है, सिग्मा 3 हमारा मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस हो। तो यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला दे रखा है क्या, सिग्मा 1 बार इक्वल टू सिग्मा 3 बार 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c10 45 प्लस 5/2, जिसमें 45 प्लस 5/2 क्या दोस्तों, ये होता है हमारा एंगल ऑफ फेलियर, यानी अल्फा इक्वल टू 45 प्लस 5/2 क्या है, ये हमारा एंगल ऑफ फेलियर है सॉइल का। ठीक, हमेशा याद रखिए हर सॉइल के लिए क्या एंगल होगा, एंगल होगा हमारा फेलियर का 45 प्लस 5/2। दोस्तों ये कौन सी कंडीशन है, फेलियर कंडीशन, जब सिग्मा 1 और सिग्मा 3 इस लेवल पे पहुंच जाएंगे तो क्या होगी, हमारी सॉइल फेल हो जाएगी। अब आता है अगला क्या, लेटरल अर्थ प्रेशर थ्योरी। दोस्तों लेटरल अर्थ प्रेशर थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि हमारी जो सॉइल पे लग रहा था वो क्या लग रहा था, एक नॉर्मल वर्टिकल स्ट्रेस लग रहा था। जो हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस होता है वो कैसा होता है, हमारा वर्टिकल स्ट्रेस होता है। तो हो क्या, अगर हमारी सॉइल पे कोई वर्टिकल स्ट्रेस लग रहा है तो हमारी सॉइल पे उस वर्टिकल स्ट्रेस की वजह से एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस भी लगेगा। उस हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा है, जो कि हमारा इक्वल होगा किसके, के सिग्मा वी के। यहाँ पर के क्या है, के है हमारा कोफिशिएंट ऑफ लेटरल अर्थ प्रेशर। इसकी वैल्यू 3 कंडीशन हम देखेंगे, उसकी वैल्यू हमारी चेंज होती रहेगी, जिसमें सिग्मा वी क्या है दोस्तों, इफेक्टिव स्ट्रेस, और सिग्मा एच क्या है हमारा, ये होने वाला है हॉरिजॉन्टल प्रेशर ऑन अर्थ। पहली बात तो हमारी मान लीजिए अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, तो हम लेटरल अर्थ प्रेशर कब निकालते हैं, यहाँ पर एक हमारी मान लीजिए क्या ये वॉल है, ये क्या दोस्तों, ये वॉल है, और वॉल के पीछे क्या है, वॉल के पीछे एक सॉइल है हमारी। तो होता क्या है, ये सॉइल इस वॉल पर एक प्रेशर लगा रही होगी, और ये वॉल दोस्तों क्या होगा, इस सॉइल पे एक प्रेशर लगा रही होगी। यहाँ पर हम वो पढ़ रहे हैं लेटरल अर्थ प्रेशर थ्योरी। तो पहला फॉर्मूला आता है हमारा क्या, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट यानी पी नॉट। अगर हमारी दोनों ही चीज रेस्ट पर है तो उसमें पी नॉट का फॉर्मूला क्या होगा, के नॉट सिग्मा बार। सिग्मा बार क्या है दोस्तों, फिर से इफेक्टिव स्टेट, पी नॉट क्या है, पी नॉट है हमारा अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, और के नॉट की वैल्यू क्या जाएगी 1 माइनस साइन फाइव, और फाइव हम जानते क्या है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। दूसरा केस एक्टिव अर्थ प्रेशर, यानी सॉइल हमारी क्या है, सॉइल मान लीजिए हमारी इस साइड मूवमेंट कर रही है, और जो हमारी वॉल है दोस्तों, वॉल भी इस साइड मूवमेंट कर रही है, तो कौन सा यहाँ पर अर्थ प्रेशर लगेगा, एक्टिव अर्थ प्रेशर, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी ए से। दोस्तों ये हमारे किसके इक्वल होगा, पी ए इक्वल टू के सिग्मा बार। सिग्मा बार फिर से वही इफेक्टिव स्ट्रेस, पी ए क्या है, एक्टिव अर्थ प्रेशर, और दोस्तों यहाँ के की वैल्यू क्या होगी, के की वैल्यू होगी हमारी 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव इक्वल टू, और उससे हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2। अगला था हमारा क्या, पैसिव अर्थ प्रेशर। तो पैसिव अर्थ प्रेशर क्या होगा दोस्तों, यहाँ अगर मान लीजिए ऐसी कंडीशन आ जाए कि हमारी सॉइल तो इस डायरेक्शन में मूव कर रही हो, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही हो, और जो हमारी वॉल है वो क्या, वो इस डायरेक्शन में मूवमेंट करने लग जाए, यानी दोनों की डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो जाए, तो वो क्या कहलाता है, पैसिव अर्थ प्रेशर। दोस्तों वो हमारा किसके इक्वल होगा, पी पी इक्वल टू के पी सिग्मा बार। सिग्मा फिर से वही इफेक्टिव स्ट्रेस, और के पी की वैल्यू मिलती है हमें क्या, 1 प्लस साइन फाइव अपॉन 1 माइनस साइन फाइव इक्वल टू किसके, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 1/10 स्क्वायर 45 माइनस 5/2 के। दोस्तों ये तीनों ही फॉर्मूले जो हमें दिए गए हैं, किसके लिए दिए गए हैं, ये हमें दिए गए हैं अपनी फाई सॉइल के लिए, यानी कि
हमारी ऐसी सॉइल जिसका कोहेजन क्या हो, उसमें कोहेजन हमारा जीरो हो। अगर हमें कोहेसिव सॉइल दे रखी हो, हम जानते हैं कोहेसिव सॉइल हमारी वो सॉइल होती है जिसका कोहेजन क्या हो, उसका कोहेजन हमारा जीरो होता हो। सॉरी दोस्तों, कोहेसिव सॉइल हमारी वो सॉइल होती है जिसमें हमारा कोहेजन है वो जीरो नहीं होता हो। ऊपर वाली सॉइल में क्या होगा, कोहेजन जीरो है, इस सॉइल में क्या कोहेजन जीरो नहीं है। हम लिख सकते हैं सी नॉट इक्वल्स टू जीरो। दोस्तों पहला आता हमारा क्या, एक्टिव अर्थ प्रेशर इन केस ऑफ कोहेसिव सॉइल, जो हमारा होगा किसके इक्वल, पी इक्वल्स टू के सिग्मा बार माइनस 2c एंड रूट के। फिर से दोस्तों हम जानते हैं सिग्मा बार क्या है, इफेक्टिव स्ट्रेस, सी क्या है कोहेजन, और के है क्या है दोस्तों, के होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर। यहाँ हमने देखा था कोफिशिएंट ऑफ लेटरल अर्थ प्रेशर, या एक्टिव वाला केस है तो हम क्या कहेंगे, कोफिशिएंट ऑफ, दोस्तों कहाँ गया, एक मिनट, ये रहा हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर। यहाँ पे पैसिव अर्थ प्रेशर के लिए आता है क्या, पी पी इक्वल्स टू के पी सिग्मा बार प्लस 2c एंड रूट के पी। यहाँ माइनस है, यहाँ क्या है, यहाँ प्लस है, याद रखिएगा। अगला फॉर्मूला आता है हमारा किसका, स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ स्लोप। जब हमारी सॉइल मान लीजिए उस डायरेक्शन में हो, कुछ इस स्लोप पर हो, और ये एंगल क्या हो, ये एंगल हो हमारा एंगल ऑफ आई, ये एंगल अगर हमारा आई हो, तो उस केस में क्या होता है, हमारी सॉइल की फेलियर होने के कुछ चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पर हमने वो चांसेस देख रखे हैं। पहली बार तो जो हमारी सॉइल पे नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा हो, यानी कुछ इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ, तो वो क्या होगा, सिग्मा वी कॉस आई, जो कि हमारे इक्वल होगा किसके, गामा जेड कॉस स्क्वायर आई। यहाँ दोस्तों गामा क्या हो सकता है, गामा हमारा सॉइल का यूनिट वेट है, जेड क्या है, जेड हमारी डेप्थ होने वाली है, और कॉस स्क्वायर आई क्या है, ये हमारा एंगल होने वाला है। अगला होता है टाउ, टाउ यानी क्या, सी स्ट्रेस। तो सी स्ट्रेस हमारा किस डायरेक्शन में लगेगा, सी स्ट्रेस लगता है हमारा इस डायरेक्शन में, तो जिसकी वैल्यू होती है सिग्मा वी साइन आई, जो कि हमारा इक्वल होगा किसके, गामा जेड कॉस आई साइन आई के। अगला फॉर्मूला आता है हमारा किसका, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या होगा हमारा, टाउ एफ अपॉन टाई, टाउ एफ अपॉन टाउ, जिसमें टाउ एफ क्या है दोस्तों, शियर स्ट्रेंथ होती है, ये किसके इक्वल होता है, ये टाउ हमारा होता है शियर स्ट्रेस। याद रखिएगा कि हमने शियर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला ऊपर पढ़ रखा है, जो कि था हमारा क्या, ये रहा, टाउ एफ इक्वल टू सी प्लस सिग्मा एन टेन फाइव। तो यहाँ पर भी हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, टाउ एफ इक्वल टू सी प्लस सिग्मा एन टेन फाइव। सिग्मा एन की वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ से पुट करेंगे हर बार, और टाउ की वैल्यू हम जानते हैं, टाउ की वैल्यू हमारी ये होने वाली है सी स्ट्रेस की, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे, हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू मिल जाएगी। याद रखिएगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। फैक्टर ऑफ सेफ्टी वैल्यू हमारी कैसे होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए हमेशा, ठीक। अगला आता है हमारा क्या, टेलर स्टेबिलिटी नंबर। तो टेलर स्टेबिलिटी नंबर क्या है दोस्तों, ये हमारा इक्वल होता है एस, इसे हम कहते हैं एस एन। ये हमारे किसके इक्वल होगा, ये हमारा इक्वल होगा हमेशा ही टेन आई माइनस टेन फाइव इंटू कॉस स्क्वायर आई के, ठीक। अब आती है हमारी क्या, फाउंडेशन इंजीनियरिंग। तो फाउंडेशन इंजीनियरिंग में हम दो तरह की फाउंडेशन पढ़ेंगे, सेलो फाउंडेशन और डी फाउंडेशन। याद रखिएगा सेलो फाउंडेशन हमारी वो फाउंडेशन होगी जिस सॉइल में हमारी जो सॉइल की विड्थ होगी वो अप्रॉक्सीमेट बराबर हो जाए डेप्थ ऑफ फुटिंग के, और डी फाउंडेशन हमारी वो फुटिंग होगी जिसमें हमारी डेप्थ ऑफ फुटिंग क्या हो, हमारी विड्थ ऑफ फुटिंग से बड़ी हो। तो इसमें बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरी दी, लेकिन जो हमारी मेन थ्योरी होने वाली है वो दो होने वाली हैं, पहली रैंकिन्स की और दूसरी तेरजागी की। स्किमटम भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात नहीं, लेकिन रैंकिन्स और तेरजागी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, और ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पर तो हर साल गेट में क्वेश्चन भी बनेगा। तो पहला फॉर्मूला आता है किसका, रैंकिन्स बियरिंग कैपेसिटी इक्वेशन। तो जो इक्वल हमारे किससे, क्यू यू इक्वल्स टू 1 प्लस साइन फाइव अपॉन 1 माइनस साइन फाइव का होल स्क्वायर गामा डी एफ। तो ये फॉर्मूला हमने ये 1 प्लस साइन फाइव अपॉन 1 माइनस साइन फाइव हमने और कहीं भी देखा है, कहाँ देखा है, ये हमारा था क्या, कोफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर का, ठीक है। ये था हमारा क्या, के पी भी है हमारा, ठीक, याद रखिएगा। क्यू इक्वल्स टू 1 प्लस साइन फाइव अपॉन 1 माइनस साइन फाइव का होल स्क्वायर गामा डी एफ। दूसरी हमें रैंकिन्स की थ्योरी मिली थी, किसके लिए मिली थी, कोहेजन लेस सॉइल के लिए मिली थी, ठीक। अगले फॉर्म में आते हैं हमारे किसकी, तेरजागी बियरिंग कैपेसिटी इक्वेशन। तो हुआ क्या कि तेरजागी ने हमें इक्वेशन दी, जिसमें पहली इक्वेशन थी क्या, क्यू यू इक्वल टू, ये क्या दोस्तों, क्यू होता है हमारा अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। तो पहला हम देख रहे हैं किसके लिए, स्ट्रिप फुटिंग के लिए। तो स्ट्रिप फुटिंग के लिए क्या होगी हमारी, क्यू यू इक्वल टू सी एन सी सिग्मा बार एन क्यू प्लस 1/2 बी गामा एन गामा, जिसमें सी हम जानते हैं कोफिशिएंट है, और दूसरी एन सी एन क्यू एन गामा क्या है, ये हमारे कांस्टेंट होते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी कांस्टेंट होते हैं, जिनकी वैल्यू डिपेंड करती है किस पे, 5 पर, यानी एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन पर।
सिग्मा बार क्या है इफेक्टिव स्ट्रेस, और बी क्या है, बी हमारी विड्थ ऑफ फुटिंग, गामा क्या है, गामा है हमारा यूनिट वेट ऑफ सॉइल। बात करते हैं किसके लिए, रेक्टेंगुलर फुटिंग के लिए। तो रेक्टेंगुलर फुटिंग के लिए जो हमारा फॉर्मूला आता है वो क्या है, क्यू इक्वल्स टू 1 + 0.3 बी अपॉन एल सी एन सी प्लस सिग्मा बार एन क्यू प्लस 1/2 1 - 0.2 बी अपॉन एल बी गामा एन गामा। यहाँ पर दोस्तों होता क्या है कि रेक्टेंगुलर फुटिंग होगी, मान लीजिए ये क्या है, ये हमारी रेक्टेंगुलर फुटिंग है, तो इसमें इसका बेस विड्थ होगी अलग होगी, और यहाँ पर सॉइल की जो लेंथ होगी वो अलग होगी। तो इसलिए हमारा फॉर्मूला बन जाता है, याद रखिए अगर वहीं स्क्वायर हो जाएगा तो एल की जगह क्या हो जाएगा, एल की जगह बी हो जाएगा। ठीक, अगली आती है अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सर्कुलर फुटिंग। तो सर्कुलर फुटिंग के लिए हमारा फॉर्मूला क्या आता है, सर्कुलर फुटिंग के लिए हमारा फॉर्मूला आता है क्यू इक्वल्स टू 1.3 सी एन सी प्लस सिग्मा बार एन क्यू प्लस 0.3 बी गामा एन गामा। ठीक, अब आती है हमारी अगली एनालिसिस जो थी हमारी क्या, सिस्टमटन एनालिसिस। इनने भी क्या किया, इनने भी अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी के ऊपर हमें अपने रिजल्ट दिए। दोस्तों यहाँ पर हम सेम, यहाँ पर क्या पढ़ा हमने, बियरिंग कैपेसिटी के लिए, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी के लिए, यहाँ भी हमने क्या पढ़ा, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। यहाँ पर हम क्या पढ़े, यहाँ पर हम पढ़े नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। होता क्या है कि हम यहाँ पर अगर इफेक्टिव स्ट्रेस माइनस कर दें किस, इसमें से अगर हम अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी से ओवर बर्डन प्रेशर माइनस कर दे तो हमारा क्या मिल जाता है, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, ये वाली जो कि हमारा स्किमटिन ने कहा कि भाई नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी जो होगी हमारे हमेशा हमारी किसके इक्वल होगी, सीएनसी के, जिसमें पहला उसने वैल्यू ली। अगर हमारी सीएनसी तो होगी लेकिन सीएनसी की वैल्यू भी डिपेंड करेगी किसमें, डी एफ अपन बी के रेशियो पर, डी एफ के डेप्थ ऑफ फुटिंग, बी के विड्थ ऑफ फुटिंग पर। तो अगर मान लीजिए रेशियो 0 आ जाए तो एन सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ 5 हो जाएगी स्ट्रिप फुटिंग के लिए, और एन सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, स्क्वायर हो या दोस्तों यहाँ राफ्ट फुटिंग हो। केस 2 आता है डी एफ डेप्थ ऑफ फुटिंग अपॉन विड्थ ऑफ फुटिंग, इनका रेशियो जो अगर 0 से 2.5 के बीच में तो क्या होगा, स्ट्रिप फुटिंग होगी। तो उसके लिए फॉर्मूला ये हो जाएगा एन सी इक्वल्स टू 5 1 + 0.2 डी एफ अपॉन बी के। अगर वहीं हमारी अगर स्क्वायर या सर्कुलर फुटिंग है तो वहाँ फॉर्मूला हो जाएगा एन सी इक्वल्स टू 6 1 + 0.2 डी एफ अपॉन बी। ठीक, अगर वहीं हमारी रेक्टेंगुलर या राफ्ट फुटिंग होगी तो वहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, वहाँ फॉर्मूला हो जाएगा हमारा एन सी इक्वल्स टू 5 1 + 0.2 बी अपॉन एल प्लस 1.0.2 डी एफ अपॉन बी के। ठीक, अगला फॉर्मूला आता है हमारा केस 3 में क्या, अगर डी एफ अपॉन बी का रेशियो 2.5 से ग्रेटर देन हो तो यहाँ पर एन सी की वैल्यू हो जाएगी 7.5 और फॉर स्ट्रिप फुटिंग, और राफ्ट फुटिंग या स्क्वायर फुटिंग या सर्कुलर या रेक्टेंगुलर फुटिंग हो तो वहाँ एन सी की वैल्यू होने वाली है हमारी क्या, 9। अब आती है हमारी क्या अगली फाउंडेशन जो कि होती है हमारी क्या, पाइल फाउंडेशन। तो पाइल फाउंडेशन हम जानते हैं क्या कि हमारी जो फुटिंग होगी उसकी डेप्थ ज़्यादा होने वाली है एज कंपेयर टू विड्थ ऑफ फुटिंग, यानी डेप्थ ज़्यादा होगी फुटिंग से, वो कहलाएगी हमारी क्या, पाइल फाउंडेशन। तो उसका फॉर्मूला आता है किसका, वहाँ हमने निकाला था अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, यहाँ हम क्या निकालते हैं अल्टीमेट लोड बियरिंग कैपेसिटी। अल्टीमेट लोड बियरिंग कैपेसिटी क्यू यू पी क्या है यहाँ पर, अल्टीमेट लोड बियरिंग कैपेसिटी यू जो कि होता है हमारा किससे इक्वल, क्यू ई इंटू ए बी प्लस क्यू एस एफ इंटू ए एस। अब होता क्या है पाइल फाउंडेशन में कि हमारी सॉइल पर नीचे से भी एक स्ट्रेस लग रहा होता है, या हम कह सकते हैं एक रेजिस्टेंस लग रही होती है, और एक रेजिस्टेंस यहाँ से भी लग रही होती है, कहाँ से, साइड में से। जो साइड में से लगी क्यू एस एफ लगती है उसे हम क्या कहते हैं, स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस। और जो नीचे से सॉइल की एक रेजिस्टेंस लग रही होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एंड बियरिंग रेजिस्टेंस। समझ गए। तो क्यू ई बी इंटू ए बी क्या है, ए बी होता है हमारा एरिया ऑफ बेस। मान लीजिए हमारी सर्कुलर फुटिंग है तो हम क्या करेंगे, इसका एरिया ले लेंगे, एरिया ऑफ बेस प्लस क्यू एस एफ इंटू ए एस, जो हमारा कर्व सरफेस एरिया होगा, ये हमारा कर्व सरफेस एरिया होगा किसका, पूरी फाउंडेशन का, एस हमारा वो एरिया होने वाला है, यानी हम कह सकते हैं सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। तो क्यू यू पी इक्वल्स टू क्यू ई बी ए बी प्लस क्यू एस एफ ए एस। ठीक, अब दोस्तों अब हुआ क्या, हमें इसका भी एक अलग फॉर्मूला दे रखा है जो कि हमारा अल्टीमेट लोड बियरिंग कैपेसिटी इक्वल्स टू सी एन सी प्लस सिग्मा बार एन क्यू ए बी प्लस अल्फा सी बार ए सी ए एस। सॉरी दोस्तों, तो होता क्या है दोस्तों कि जो हमें क्यू एस एफ दे रखा है, ये हमारा क्यू एस एफ दे रखा है, इसकी वैल्यू क्या होती है, अल्फा सी बार, और वही हमें
जो क्यू ई बी दे रखा है, क्यू ई बी की वैल्यू क्या होती है, क्यू बी ई बी की वैल्यू होती है हमारी सी एन सी प्लस सिग्मा बार एन क्यू। ये हमारी किसकी वैल्यू है दोस्तों, ये हमारी वैल्यू होती है क्यू ए बी की। ठीक, जिसमें सी क्या है, सी होता है हमारा कोहेजन, एन सी क्या है दोस्तों, एन सी फिर से हमारा एक नंबर होने वाला क्या, लोड बियरिंग कैपेसिटी नंबर, कोफिशिएंट ऑफ लोड बियरिंग कैपेसिटी जिसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, 5 पर, सिग्मा बार का इफेक्टिव स्ट्रेस, एन का फिर से वही कोफिशिएंट, और ए बी क्या है, ए बी होने वाला हमारा सरफेस एरिया, या सॉरी दोस्तों ए बी होने वाला है क्या हमारा इस बेस का एरिया, अल्फा क्या होने वाला है दोस्तों, अल्फा होता है हमारा एडिशन फैक्टर जिसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन रहेगी, सी क्या है, सी हमारा फिर से कोहेजन, एस क्या है, एस होता है दोस्तों हमारा क्या, सरफेस एरिया। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या था, ये था हमारा कंप्लीट जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के फॉर्मूलेज जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले थे हमारे किसी भी एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, अगर ये फॉर्मूले आपको समझ में आ जाए अच्छी बात है, ना समझ में आए तो क्या कीजिए, आप इन्हें याद कर लीजिए और इन पर आप क्वेश्चन आके देखिए, आपके डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में।